नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का वेबएक्स पर जो तमाम लोग हमारे पार्टिसिपेट जुड़े दोस्तों दर्शकों को वेल विशर का मैं स्वागत करता हूं महासेवा की तरफ से और एमएनएस न्यूज सर्विस की तरफ से। दोस्तों, आज के इस वेबिनार में आज ही बड़ा ही अच्छा विषय हमारा रीडेवलपमेंट को लेकर जिस पर प्रकाश डालेंगे एक्सपर्ट हैं तमाम इस विषय के सेल्फ रीडेवलपमेंट के मेथोलॉजी क्या है, आइडियोलॉजी मेथड्स। तो इस बारे में बताने के लिए हमारे साथ आज के हमारे कीनोट स्पीकर और महासेवा के चेयरमैन रमेश प्रभु जी मौजूद हैं। वो प्रकाश डालेंगे इस पर और आगे का इस पे लेक्चर लेके जाएंगे। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय सेल्फ रीडेवलपमेंट का दोस्तों उस पर बात करेंगे। आज के हमारे जो स्पीकर हैं रमेश प्रभु जी, उनका मैं स्वागत करता हूँ। महासेवा के चेयरमैन हैं और हाउसिंग गुरु के नाम से जाने जाने वाले। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि हमारा जो वेबिनार का सफर है दोस्तों, बड़ा ही खूबसूरत सफर है और बड़ा ही लंबा सफर, आज 6 महीने ऊपर हो गए। तो इस खूबसूरत लाइन के साथ में मैं प्रभु साहब का, रमेश प्रभु जी का और तमाम पार्टिसिपेट का स्वागत करता हूँ। राज साहब की इंदौरी के हमारा जो वेबिनार का सफर है महासेवा का, उस पे खूबसूरत लाइन के साथ में प्रभु साहब का स्वागत है कि आंखों में पानी रखो, आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, आंखों में पानी रखो, होठों पे रखो। जिंदा रहना है, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें। रास्ते आवाज देते हैं, रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो, सफर जारी रखो। ऐसे ही हमारा वेबिनार का सफर जारी रहेगा। शर्त बशर्त यही है कि आप तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं इस मैसेज को कन्वे करें, ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम आपके भरोसे इस वेबिनार को आज 6 महीने तक लगा के शुरू किए हैं, तो आगे भी ये सफर जारी रहे। इसी लाइन के साथ में मैं आगे की बागडोर प्रभु सर के हाथ एज ए कीनोट स्पीकर सौंपता हूँ कि वो इस आज के इस वेबिनार को आगे बढ़ाए सेल्फ रीडेवलपमेंट। धन्यवाद सुनील शर्मा जी। आप सबको मैं स्वागत करता हूं। आज का विषय है आइडियल मेथोडोलॉजी फॉर इनिशिएटिंग रीडेवलपमेंट और सेल्फ रीडेवलपमेंट। तो सवाल ये उठता है कि यदि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का यदि रीडेवलपमेंट करना है, क्या प्रावधान किस तरह से हम लोग कर पाएंगे। तो मेथोडोलॉजी का इधर हमारा मतलब है कि स्टेप क्या क्या स्टेप्स रहेगा, शुरुआत किधर से किया जाएगा। तो शुरुआत करता हूं कि सेल्फ रीडेवलपमेंट का जो तो पहला स्टेप है, क्या हमें सेल्फ रीडेवलपमेंट में या रीडेवलपमेंट में जाना है, क्या रीडेवलपमेंट में जाना जरूरी है, ये पहला स्टेप रहेगा। दूसरा, एक बार आपने निर्णय लिया हमें सेल्फ डेवलपमेंट में जाना है या नहीं जाना चाहिए, या जो भी आप निर्णय लोगे उसके हिसाब से यदि सेल्फ डेवलपमेंट का या रीडेवलपमेंट का आपने सोच लिया, अगला सवाल आता है टू अपॉइंट दी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट है या आर्किटेक्ट है या इंजीनियर है, लीगल कंसल्टेंट है, उनको अपॉइंट करना। तीसरा आता है, एक बार आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट को अपॉइंट किया, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाना। चौथा स्टेप जो है, रेजिंग ऑफ फंड्स फॉर द प्रोजेक्ट, द वेज फॉरवर्ड, मीन्स एंड सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। तो एक बार फिजिबिलिटी रिपोर्ट वर्किंग किया, उसके बाद सवाल आता है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट में ये बताया जाएगा हमें इतना फंड जरूरी है, ये फंड किधर से आएगा, कैसा मेथड होगा, क्या सिस्टम हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यदि हम सेल्फ डेवलपमेंट में जाते हैं। यदि बिल्डर को जाता है तो बिल्डर को भी हम ये सवाल कर सकते हैं कि आप एज ए डेवलपर फंड किधर से ला रहे हो। तो सेल्फ डेवलपमेंट में या रीडेवलपमेंट में हम एडिशनल रिक्वायरमेंट मेंबर का पूछते हैं। अभी आप फ्री में 30%, 40% या 50% जो भी मिलेगा डिपेंडिंग ऑन द फिजिबिलिटी रिपोर्ट। उसके बाद हम सवाल करेंगे कि यदि कोई एडिशनल मेंबर चाहिए उसका कितना एरिया चाहिए, और एरिया मिलने के बाद उसका प्राइस भी फिक्स होता है बेस्ड ऑन द फिजिबिलिटी रिपोर्ट इन द जनरल बॉडी मीटिंग। उसके बाद एक बार आपका एडिशनल एरिया रिक्वायरमेंट मिल गया, फ्री एरिया समझ में आ गया, फिजिबिलिटी रिपोर्ट अप्रूव हो गया, तो आर्किटेक्ट को हम बताते हैं कि आप प्लानिंग तैयार करो। ये प्लान जो भी एम्यूनिटीज हमने बात की, ये सब एम्यूनिटीज आना चाहिए और बहुत अच्छा डिजाइन फ्लैट होना चाहिए, हर एक का रिक्वायरमेंट उसमें फुलफिल होना चाहिए।
तो आर्किटेक्चरल प्लानिंग होने के बाद उसका अप्रूवल जनरल बॉडी में लिया जाता है या मेंबर का कंसेंट लिया जाता है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ रीडेवलपमेंट प्रपोजल, एक बार उनका अप्रूवल हो गया, मेंबर का कंसेंट हो गया, उनका डिस्कशन हुआ, एक रीडेवलपमेंट का प्रपोजल तैयार किया जाता है जिसको एमसीजीएम या जो प्लानिंग अथॉरिटी है, डिपेंडिंग ऑन द फिजिबिलिटी रिपोर्ट, उनके सामने हम रखते हैं। तो ये आर्किटेक्ट का काम होता है। तो ये सोसाइटी का लेटरेड में ये प्रपोजल दिया जाएगा। उसके बाद एक बार प्लानिंग हो गया, नेचुरल डिजाइन भी होना जरूरी है, क्योंकि प्लानिंग के साथ स्ट्रक्चरल डिजाइन भी होता है। वो स्ट्रक्चरल डिजाइन भी प्लानिंग, हमारा स्ट्रक्चरल डिजाइन भी बना के वो भी हम सबमिट करते हैं। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्टर, एक बार आपका स्ट्रक्चरल डिजाइन हो गया, प्लानिंग हो गया, फिर हम लोग जो भी वेरियस कॉन्ट्रैक्टर है उनको आमंत्रित करते हैं, उनका टेंडर बनाते हैं, टेंडरिंग प्रोसेस करके उनको अलग अलग डिपार्टमेंटल है तो डिपार्टमेंटल वाइज, या कोई चीज हमको आउटसोर्स करना है आउटसोर्स करते हैं। इसको बार्टर सिस्टम है या उसको डेवलपमेंट मैनेजर मॉडल है, वो जो भी सिस्टम है, जो अलग अलग एजेंसी को हम अपॉइंट करते हैं और उनके थ्रू हम प्रोसेस शुरुआत करते हैं। एक बार टेंडरिंग हो गया, उसको शॉर्टलिस्ट हो गया, अप्रूवल हो गया, जनरल बॉडी में उसका अप्रूवल हो गया या मैनेजिंग कमेटी को अथॉरिटी दिया तो मैनेजिंग कमेटी उसको अप्रूवल करती है। उसके बाद लीगल वर्क, जो टेंडर को लेकर अपॉइंटमेंट लेटर देना, उनके साथ प्रोजेक्ट प्लानिंग करना, जो क्रिटिकल पाथ मेथड है या पर्ट है, परफॉर्मेंस इफेक्टिव रिपोर्ट, जो भी टाइम शेड्यूल है, प्रोजेक्ट कब होगा, कैसा होगा, सीएम और पर्ट चार्ट, ये जिसको हम बोलते हैं, वो बनाया जाता है। इवेंट वाइज, एक्टिविटी वाइज उसका डिस्कशन हो जाता है। और उसके बाद एक माइलस्टोन बन जाता है प्रोजेक्ट का। मान लो जिस दिन डिमोलिशन होता है उस दिन से लेके ओसी आने तक कौन सा अलग अलग एक्टिविटी है, उसको कौन सा टाइम लगता है, और कौन सा एक्टिविटी साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, कौन सा एक्टिविटी एक एक्टिविटी होने के बाद दूसरा एक्टिविटी चालू कर सकते हैं। ये पूरी सिस्टम अच्छे तरह से एक प्रोजेक्ट प्लानिंग एक चार्ट बन जाता है। उसके बाद चार्ट हो गया, अप्रूवल हो गया, सब स्टेक होल्डर उसको अप्रूव करते हैं, इसको हम बोलते हैं वेल प्लानिंग। जब तक, इट इज ऑलवेज सेड, कोई भी काम में वेल बिगिन इज हाफ डन। यदि आपका प्लानिंग अच्छा है, आपका सब चीज अच्छा है और लोगों को आपने सब साथ में लिया है और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करते हो और उसको पेपर में आप डाउनलोड करते हैं, पेपर में आपको उसको उतारने का, इफ इट कम्स ऑन द डॉक्यूमेंट मोड और उसको सबका अप्रूवल आ जाता है, फिर क्या है, तो इट इज एज गुड एज वेल बिगिन इज हाफ डन। आपका 50% काम अच्छे तरह से होता है। आज हम देखते हैं बहुत सारा बिल्डर का जो भी काम है वो पूरी तरह से प्लानिंग नहीं करते, पूरी तरह से उसका वर्किंग नहीं करते, वो अधूरा अधूरा छोड़ते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट को execute करना, फिर उसका कंस्ट्रक्शन स्टेज आता है, कंस्ट्रक्शन स्टेज में उसका मॉनिटर करना, और उसमें बाद उसी के अंदर जो हर एक्टिविटी में हमेशा एज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट कुछ कंटिन्यूस एक्टिविटी हर स्टेज में, हर स्टेप में अपने को करना पड़ता है। इस तरह से हमने आज का प्रेजेंटेशन में लगभग 14 स्टेप को डिवाइड किया, ये मेथोडोलॉजी किया। हर एक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और वो डिस्कस करने के पहले मैं चाहूंगा, यदि ये स्टेप जो मैंने बताया इसके अंदर, या आपको लगता है कि हमें दूसरा कुछ भी थोड़ा बहुत डिस्कस करना है, तो चाहूंगा आप चैट बॉक्स में डाल, और यदि आपके पास कुछ ऐसा सवाल है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं इस दौरान, ताकि मैं उसको अगला प्रेजेंटेशन में भी अच्छे तरह से कवर कर पाऊंगा। ये जो वेरिक स्टेप्स जो हमने अभी एक्सप्लेन किया, ये पूरी एक्टिविटी जो रीडेवलपमेंट हम करेंगे, जब तक आपका घर कंप्लीशन सर्टिफिकेट या ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं तक मिलता है, तब तक एक कंटिन्यूस एक्टिविटी हम करते रहना होगा। एक स्टेप दूसरा स्टेप को सहूलत करेगा, और कुछ इंटरैक्टिव स्टेप्स भी होगा, साइमल्टेनियस चीज भी होगा। इस तरह से पूरी चीज को बताया जाता है। उसके हम आते हैं स्टेप 1। तो व्हाट इज द स्टेप 1? स्टेप 1, एज वी सेड, डिसाइड वेदर यू वांट टू गो फॉर सेल्फ रिडेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट, और वांट टू गो फॉर रिपेयर्स। तो इसके लिए
तो पहला स्टेप है डिसाइड ऑन द रीडेवलपमेंट। यदि आप कोई भी निर्णय लेना है, नेचुरली आपको एक प्रोसीजर, वो प्रोसीजर क्या है? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने पहला सर्कुलर लाया था 3 जनवरी 2009। 10 साल के बाद जो एक्सपीरियंस गवर्नमेंट को मिला, उस हिसाब से गवर्नमेंट ने अभी नया सर्कुलर निकाला है, नोटिफिकेशन निकाला, दैट इज कॉल्ड रीडेवलपमेंट सर्कुलर डेटेड 4th जुलाई 2019। ओल्ड सर्कुलर जनवरी 2009 एंड 4th जुलाई 2019, इसमें लगभग 10.5 साल के बाद जो सर्कुलर आया, उसमें और मेन सर्कुलर में क्या फर्क था? तो पहला सर्कुलर वाज मोर कॉन्सेंट्रेट ऑन द डेवलपर ओरिएंटेड रीडेवलपमेंट, और वो थोड़ा रिजिड सर्कुलर था। तो इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अभी का जो उसमें 51% मेंबर का कंसेंट बात किया, पहला जो था 75% मेंबर का कंसेंट चाहिए था। दूसरा, वो रीडेवलपमेंट या सेल्फ रिडेवलपमेंट के बारे में जिक्र नहीं किया था। अभी का जो सर्कुलर है उसमें सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में बात की है। तो इसके लिए अभी का जो सर्कुलर है इट इज मोर प्रोएक्टिव। इसमें डिजिटल माध्यम से हर सोसाइटी जो रीडेवलपमेंट में जाते हैं उनको वेबसाइट बनाना है। वेबसाइट बना के जितने भी रीडेवलपमेंट का कागज है वो वेबसाइट में अपलोड करना पड़ता है। तो ये 4th जुलाई 2019 का जो सर्कुलर है, उस हिसाब से हमें कामकाज शुरू करना है। तो कामकाज रिक्रूटमेंट शुरू करना है। ये सर्कुलर को सवाल उठता है, क्या ये सर्कुलर या नोटिफिकेशन, क्या जिसको हम बोलते हैं, क्या ये मैंडेटरी है या डायरेक्टिव है? तो ये कंपलसरी है। देखिए, कोई भी प्रोसीजर जिधर भी हम डालते हैं, नॉर्मली एक पीरियड दिया जाता है, उस पीरियड के हिसाब से इसको करना पड़ता है। इस बात करने के बाद यदि उसमें थोड़ा 19-20 होता है, दैट इज एडजस्टेबल एंड इट इज नॉट दैट ए वाटर टाइट कंपार्टमेंट जैसा नहीं है। इट इज नॉट ए लॉ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट ए लॉ, इट्स ए डायरेक्टिव। Once the word directive comes, which means it is up to the managing committee to modify or the society to modify the requirement. However, उसका spirit है वो फॉलो करना चाहिए। इसके लिए हाई कोर्ट का बहुत सारा जजमेंट है saying that the circular of 3rd January 2009 is only directive and they are not mandatory. It is not the law position. लॉ पोजीशन में डेफिनेट जो नंबर है वो फॉलो होना चाहिए। यदि इधर कोई नंबर आप फॉलो नहीं करते हो, लेकिन इन प्रिंसिपल यू आर गोइंग थ्रू इट, आई थिंक दैट इज एक्सेप्टेड। सो द फर्स्ट स्टेप दैट व्हाट दिस सर्कुलर सेज 4 जुलाई 2019, द डायरेक्शन, more than 20% of the members, 1/5 of the members should request the society to call a special general body meeting, रीडेवलपमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट। इसका जो रिक्वेस्ट है इट शुड कम फ्रॉम द मेंबर, और द रीडेवलपमेंट शुड कम फ्रॉम द मेंबर। सेकंड है, एक बार आपको सोसाइटी को रिक्वेस्ट किया, आपने बता दिया, तो इट बिकम द ड्यूटी ऑफ दैट सोसाइटी टू कॉल स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग। वो स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग इन फॉर विच यू हैव टू गिव मिनिमम क्लियर नोटिस। मतलब आपको यदि रीडेवलपमेंट करना ही है तो आपको कम से कम 14 दिन का क्लियर नोटिस देना है। ओके, एक बार आपने क्लियर नोटिस दे दिया है, उसके बाद आपको वो एजेंडा में भी लिखना चाहिए कि एग्जैक्टली आपका एजेंडा क्या है। नॉर्मली ऐसा स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग पहला लिया जाता है, इसमें 3 एजेंडा लिखा जाता है। तो पहला एजेंडा होता है कि आप जो है जनरल बॉडी में ये पहला निर्णय लिया जाता है, व्हाट इज द वेदर वी वांट टू गो फॉर रीडेवलपमेंट और वी डोंट वांट टू गो फॉर रीडेवलपमेंट। सेकंड, अपॉइंटमेंट ऑफ ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, एंड थर्ड आता है टाइम शेड्यूल फॉर कंप्लीटिंग द रीडेवलपमेंट। इस तरह से ये 3 एजेंडा जो है उसमें लिया जाता है। देयर आर 3 एजेंडा विच इज टेकन। ये जो जनरल बॉडी है 14 दिन का नोटिस में दिया जाता है। उसके बाद उसमें जो कोरम है
वो मेंबर का 67% आना चाहिए। 2/3 ऑफ द मेंबर शुड बी प्रेजेंट देयर। ना सवाल आता है, सर क्या एसोसिएट मेंबर मीटिंग में अटेंड कर सकता है? आंसर यस। द एसोसिएट मेंबर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ द कोरम। क्या एसोसिएट मेंबर उसका शेयर में उसका नाम आना चाहिए? आंसर जरूरी नहीं है। सिर्फ 100 रुपए का एंट्रेंस फी भर के आप एक एप्लीकेशन दे के मैनेजिंग कमेटी उनको एसोसिएट मेंबर करके अपॉइंट कर सकते हैं। विद अथॉरिटी लेटर ऑफ मेंबर ही कैन अटेंड दैट जनरल बॉडी मीटिंग एंड वोट फॉर द मेंबर आइदर फॉर एंड देन ही विल आल्सो फॉर्म द कोरम। तो इसके लिए तो जो रिलेटिव्स है, देयर आर अबाउट 12 रिलेटिव्स व्हिच हैव बीन डिफाइंड, उनको आप एक एसोसिएट मेंबर करके अपॉइंट करके उनको कोरम में भेज सकते हैं। दे विल आल्सो फॉर्म द पार्ट ऑफ द कोरम। दूसरा आता है 51% of the members give in writing that they are for going for redevelopment, whether it is a redevelopment, self development, जो भी आपको करना है, you can take the resolution passed by 51% of the total members of the society। अभी सवाल आता है, एक मिनट के लिए अपन मान के चलते हैं कि 100 मेंबर का सोसाइटी है, उसमें let us say 70 people attend the meeting, which is more than 67%. So 70 people attend. Now the question arises, 51% of 70 people? The answer is no. It is 51% of the total members. 51% of the total member कितना है? 51 if it is 100। तो इसके लिए भले 70 people attend किया, उसमें से 51% should give writing। 51% ऑफ द टोटल मेंबर प्रेजेंट बोलो तो 37 भी हो सकता है, 36 मतलब 35 मतलब 50 होता है, 36 हुआ तो भी मोर देन 51% ऑफ द टोटल मेंबर प्रेजेंट आता है। दिस इज नॉट द टोटल मेंबर्स ऑफ द प्रेजेंट, इट इज द टोटल मेंबर्स ऑफ द एंटायर सोसाइटी। सो दिस वे दिस सर्कुलर ऑफ 4 जुलाई 2019 हैज गिवन सर्टेन व्हाट इज कॉल्ड एज द क्लैरिटी। जो भी मिनट्स है that should be maintained by the society and minutes also should be circulated to the members। जैसा ये जो हमने अभी लास्ट 8-10 दिन से हर गुरुवार को हम क्या कर रहे हैं, हमने एक सेल्फ रिडेवलपमेंट का किताब लिखा है, कंपेंडियम ऑफ सेल्फ रिडेवलपमेंट। ये जो कंपेंडियम ऑफ सेल्फ रिडेवलपमेंट है, उसमें हमने लगभग 26 चैप्टर एंड 26 एनेक्सेस, ऊपर से हमने उसमें लगभग 500 पेज का किताब है। ये एक गाइडलाइन है, एक बहुत अच्छा मास्टर गाइड है फॉर द पीपल हु वांट टू गो फॉर रीडेवलपमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट। तो इसमें हमने एक सर्कुलर जो है 4 जुलाई 2019 का जो डायरेक्शंस दिया है अंडर सेक्शन 79A ऑफ एमसीएस एक्ट, उसको हमने डाला है। ये सर्कुलर या नोटिफिकेशन बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है कि हर आदमी को एक किताब भी लेना चाहिए या ये सर्कुलर को पढ़ के उस हिसाब से आगे आपको काम। हमने बताया कि एक बार आपने बोल दिया कि आपको क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, तो सवाल ये आता है कि हमें मैनेजमेंट को कंसल्टेंट अपॉइंट करना है या लीगल कंसल्टेंट अपॉइंट करना है। ये सेकेंड रेजोल्यूशन है, वो भी उसी जनरल बॉडी में आप ले सकते हो। और क्या हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट या सोसाइटी का कंसल्टेंट जब हम अपॉइंट करेंगे, क्या हमें वो पूछा जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोजेक्ट एडवाइजर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, जिसको भी आप अपॉइंट करते हो एज ए सेकेंड एजेंडा एंड एज ए सेकेंड स्टेप, क्या उनका टेंडर निकालना जरूरी है, क्या पब्लिक देना जरूरी है, क्या एडवर्टाइजमेंट में जो रेस्पॉन्स करेंगे और जिसका L1 है, लोवेस्ट है, क्या उन्हीं को अपॉइंट करना है। जब भी एक प्रोफेशनल को हायर करते हो, आप रेफरेंस ले सकते हो, आप लोगों से बातचीत कर सकते हो, जिसका रेपुटेशन अच्छा है, जिसका कामकाज आपको लगता है अच्छा है, वो गाइड अच्छा कर पाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली आप कंसल्टेंट को या प्रोफेशनल को आप एडवर्टाइजमेंट बोला सकते हो। अच्छा प्रोफेशनल
एडवर्टाइजमेंट को रेस्पॉन्स नहीं देता है। आपको मैं एक बड़ा नहीं बोलना चाहूंगा, बट मुझे आपको समझाना है, बताना जरूरी है। बहुत सारा सोसाइटी एडवर्टाइजमेंट दे के पीएमसी को बुलाते हैं। अभी जिधर भी एडवर्टाइज एज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, बिकॉज वी आर ऑल्सो हैविंग वन स्टॉप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, जिसमें संदीप कानगुटकर मैनेजिंग डायरेक्टर है, आर्किटेक्ट है। यदि हमें कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में किधर, हम एडवर्टाइजमेंट को रेस्पॉन्स नहीं करते। आप पूछेंगे सर क्यों नहीं करते? भले हम लोग एक्सपर्ट है, सब कुछ है, हम बिजनेस करना चाहते हैं, बट वी नेवर गो बेस्ड ऑन द एडवर्टाइजमेंट। व्हाट हैपेंस, everybody looks at lowest and we don't want to be part of the race। जिनको हमारा बारे में, काम का बारे में मालूम है, वो हमें आ सकते हैं, हमें बता सकते हैं सर हम ऐसा ऐसा जलवाड़ी रखा है, आपका भी हमें कोटेशन जरूरी है, आपका ये स्कोप है, आप उस हिसाब से कोटेशन दीजिए, तो हम दे सकते हैं। कोटेशन आप दे सकते हैं, हमारा स्कोप ऑफ वर्क दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन हम एडवर्टाइजमेंट को रेस्पॉन्स नहीं करते। कहने का तात्पर्य, अच्छे जो कंसल्टेंट है, एक प्रोफेशनल है, दे नेवर रेस्पॉन्ड टू एडवर्टाइजमेंट। So therefore, you need not give advertisement in the newspaper to invite the quotation for the project management consultant or legal। मैनेजिंग कमेटी, जैसा मैंने बताया, गुड रेफरेंस लेना चाहिए, उसका कंसेंट लेना चाहिए, उसका कोर्ट लेना चाहिए, उसका यदि हम अपॉइंट करते हैं तो किस तरह से काम करेंगे। विदाउट अपॉइंटमेंट ऑफ पीएमसी, द एडवोकेट, द सोसाइटी शुड नॉट टेक फर्दर स्टेप्स। देखिए, सोसाइटी एक लीगल बॉडी है, ऑफिस बेरर के ऊपर बहुत सारा जिम्मेदारी है। मैनेजिंग कमिटी इज ऑल्सो वर्किंग ऑन ऑनरी बेसिस, not necessarily that they are aware of all the provisions or they are aware of all the intricacies involved। The most important is what happens is, यदि हम लोग ये सोचते हैं कि पीएमसी एडवोकेट बाद में हम अपॉइंट करेंगे, पहला हम बिल्डर को चुन करेंगे, हम आगे का काम करेंगे। मेरा आपको रिक्वेस्ट है, तजुर्बा है, ये स्टेप है, ये स्टेप को इसी तरह से आप फॉलो करते हो तो ही आपको एक बहुत अच्छा गाइडेंस मिलेगा। यदि आप सोचेंगे पीएमसी और एडवोकेट बाद में हम अपॉइंट करेंगे, पहला हम बिल्डर को सिलेक्ट करते हैं, यू आर वो स्टेपिंग दी स्टेप्स, और उससे जो आपको अच्छे गाइडेंस एडवोकेट या पीएमसी या आर्किटेक्ट इंजीनियर से मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगा। आप उससे वंचित होंगे, आपका प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगा। So therefore, my sincere guidance to you is, once you decide to go for the redevelopment or a self-redevelopment, you have to appoint a project management consultant, you have to appoint an advocate who will guide, this professional will guide, orient the members of the society to take the best method of redevelopment। अभी जब हम बोलते हैं मेथड या सिस्टम और रीडेवलपमेंट, उसका अलग अलग मेथड्स है जो अलग लेक्चर में आपको बताया जाएगा, फिर भी मैं आपको शॉर्टली बताऊंगा। देयर इज ए सेल्फ डेवलपमेंट में भी 4 सिस्टम है। वन इज कॉल्ड डिपार्टमेंटल सिस्टम, जहां पूरा एक्टिविटी एक ही सोसाइटी करती है। सेकेंड इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। थर्ड इज कॉल्ड द पैकेज डील सिस्टम। फोर्थ इज कॉल्ड डेवलपमेंट मैनेजर मॉडल, एंड द फिफ्थ इज ऑफ कोर्स रीडेवलपमेंट थ्रू द बिल्डर। तो आपको हर एक का एडवांटेजेस डिसएडवांटेज, एक बार आपने पीएमसी अपॉइंट किया, आर्किटेक्ट अपॉइंट किया, एडवोकेट अपॉइंट किया, तो थर्ड स्टेप होता है फिजिबिलिटी रिपोर्ट वर्क करना। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिबिलिटी रिपोर्ट? फिजिबिलिटी रिपोर्ट का मतलब ये है, इसका मतलब एक वायबिलिटी रिपोर्ट। अभी सवाल आता है कि वायबिलिटी रिपोर्ट क्या है? वायबिलिटी रिपोर्ट मीन्स आपका प्रोजेक्ट में कितना बांधकाम आज के तारीख में किया, कितना आपका प्लॉट साइज है, और आगे जाने के बाद यदि नया डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन मुंबई में, डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन 2034 एप्लीकेबल टू ग्रेटर मुंबई, उसमें डिफरेंट मेथोडोलॉजीज और द डीसी रेगुलेशन दिया है। उस डीसी रेगुलेशन से हिसाब से आपको कुछ जगह में 2 एफएसआई है, कुछ जगह में 2.7 है, कुछ जगह में 3 एफएसआई है, कुछ जगह में 4 एफएसआई है। आप पब्लिक पार्किंग में जा सकते हो। आपको अलग अलग सिस्टम्स
अलग अलग डीसीआर के हिसाब से अलग अलग फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपको बनाया जाएगा। किसमें कितना पैसा पहला निकालना पड़ेगा, कितना पैसा बाद में निकालना पड़ेगा, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये पूरी जो जानकारी है उसमें किया जाता है। तो आई थिंक इस तरह से आपको जो सिस्टम है वो समझ में आसान हो जाएगा। अलग अलग डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन के हिसाब से, अलग अलग एडवांटेजेस के हिसाब से, एफएसआई का नॉर्म के हिसाब से आपको ये करना जरूरी है। उसके बाद feasibility also need to consider the various incentives provided under the government guideline। देखिए जब भी आपको पता होगा फॉर द पर्पज ऑफ सेल्फ रिडेवलपमेंट एक 13 सितंबर 2019 गवर्नमेंट ने एक जीआर है, एक हाई पावर कमेटी अपॉइंट किया था। उस हाई पावर कमेटी का हिसाब से कुछ 20 पॉइंट का एक जीआर निकाला। वो 20 पॉइंट का एक इंसेंटिव, एक सिस्टम, एक प्रोसीजर सेल्फ रिडेवलपमेंट के दिया। उसका इम्प्लीमेंटेशन आज के तारीख में हुआ नहीं है, मगर जब भी वो इम्प्लीमेंटेशन होगा आई थिंक दैट विल बी द ग्रेट थिंग विच कैन हैपन, एंड उसमें बहुत सारा बेनिफिट दिया है। तो इसके लिए जब भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएगा अपना आर्किटेक्ट इंजीनियर को ये बताना पड़ेगा, पीएमसी को, सर आप बेनिफिट को लेकर एक नया फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी बनाइए और विदाउट दिस ऑल्सो एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाइए ताकि इट बिकम्स कन्वीनियंट। उसमें जैसा मैंने बताया जब भी हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं तो मेजर थिंग जो होता है, तो हम पहला फिजिबिलिटी रीडेवलपमेंट थ्रू द डेवलपर, क्या सिस्टम हो सकता है। फिर सेल्फ रीडेवलपमेंट अंडर रेगुलर स्कीम ऑफ रीडेवलपमेंट, जैसा कि सेल्फ रीडेवलपमेंट अंडर द रेगुलर स्कीम ऑफ रीडेवलपमेंट। रेगुलर स्कीम ऑफ रीडेवलपमेंट मतलब एक एफएसआई है, उसका टीडीआर है, उसके बाद उसका फंजिबल एफएसआई है, इस हिसाब से। और जो तीसरा जो सेल्फ रिडेवलपमेंट हम करते हैं जिसमें आपको 4 एफएसआई का लगभग अंडर प्राइम मिनिस्टर आवास योजना मिल सकता है, जहां आपको ऑफ कोर्स मिनिमम 2.5 एफएसआई मिल सकता है, जिसमें कोई प्रीमियम आपको नहीं भरना है, लेकिन 35% ऑफ जो अवेलेबल एरिया है वो गवर्नमेंट को आपको अलॉट करना पड़ेगा अंडर प्राइम मिनिस्टर आवास योजना। यदि आप देते हो कोई प्रीमियम नहीं भरना है, 35% ऑफ सेलेबल एरिया, मान लो आज के तारीख में हमारा 1 एफएसआई है और 1.5 एफएसआई में 35% आपको गवर्नमेंट को देना है, बाकी का जो बच्चा वो अपने पास रहेगा और कोई प्रीमियम नहीं भरना है। तो इस तरह से एक सिस्टम बना सकता है। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट में भी अलग अलग सिस्टम ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वो भी बना सकता है, जैसे कि डिपार्टमेंटल सिस्टम में क्या होगा, पैकेज डिलीवरी सिस्टम में क्या होगा, बार्टर सिस्टम में क्या होगा, डेवलपमेंट मैनेजर का मॉडल में क्या होगा, कितना मेंबर को कितना शेयर मिल सकता है, इसका चैलेंजेस क्या है, इसका चैलेंजेस क्या है, एडवांटेज क्या है, इंप्लीमेंटेशन किस तरह से होगा, अलग अलग चैलेंजेस को किस तरह से मिटिगेट किया पाएंगे, ये सब पूरी प्रोफेशनल्स हमें गाइडेंस देंगे। यदि ये पूरा गाइडेंस आपको प्रोफेशनल मिलता है, मुझे लगता है दैट बिकम्स मच convenient, easy, and that is how you can do the self redevelopment in a best possible way. So therefore we are saying that the redevelopment whenever we are doing, the third step should be working out a feasibility report. ये feasibility report में as per the document available with the feasibility report should be prepared, consider the following point. feasibility report में हम क्या consider करते हैं, let us understand that. feasibility report हमने जो कंसिडर नॉर्मली करते हैं वो है कि हम लोग मैक्सिमम डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन के हिसाब से, अलग अलग रेगुलेशन के हिसाब से कितना एफएसआई मिल सकता है, कितना बांधकाम कर सकता है। दूसरा, ये जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट में हम लोग पहला देखते हैं कि टोटल कॉस्ट क्या होगा अंडर डिफरेंट स्कीम्स, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होगा, अप्रूवल कॉस्ट क्या होगा, परचेजिंग टीडीआर क्या होगा, फंजिबल एफएसआई का प्रीमियम क्या होगा, एफएसआई का प्रीमियम क्या होगा, एंड अलग अलग प्रीमियम जैसा कि ओपन स्पेस डिफिशियंसी है, स्टेयरकेस प्रीमियम है, कौन सा डेवलपमेंट चार्जेस है, रेंट है एग्जिस्टिंग मेंबर को,
कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होगा, कॉर्पस फंड कितना मेंबर को देना है, इंडिविजुअल मेंबर का मिसलेनियस इंटरेस्ट है, बाकी का बहुत सारा जो एक्सपेंसेस क्या हो सकता है, तो कितने कैपिटल लगेगा, उसका ब्लॉक करेंगे तो कितना इंटरेस्ट आएगा, ये पूरी जानकारी एक जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी ऑफ द प्रोजेक्ट, इकोनॉमिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट, जिसका एक पूरी कॉस्टिंग एंड रिकवरी ये बताया जाएगा फिजिबिलिटी रिपोर्ट। हम ये भी देखते हैं कि इन ऑर्डर टू रिकवर द कॉस्ट, जितने भी कॉस्ट होगा वो कितना एरिया हम बेचने से, टोटल बांधकाम में कितना एरिया बेचने से हम वो पर्टिकुलर कॉस्ट रिकवरी कर पाएंगे बेस्ड ऑन द सेलेबल एरिया अवेलेबल इन दैट। मान लीजिए मेरा प्रोजेक्ट कॉस्ट 25 करोड़ है, डिवाइडेड बाय 25,000 का रेट उधर है, तो मुझे 10,000 स्क्वायर फुट बेचना पड़ेगा। इस तरह से एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट वर्किंग इधर होता है। उसके बाद बैलेंस एरिया जो मेंबर के लिए बचता है वो भी दिखाया जाएगा। उसके बाद उसमें वो मेंबर एडिशनल एरिया भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो हर स्टेप में हम इवैल्यूएशन देंगे, स्ट्रेटेजी चैलेंजेस देंगे, उसका मिटिगेटिंग का स्टेप्स भी बताएंगे। इस तरह से फिजिबिलिटी रिपोर्ट एक डिटेल रिपोर्ट होता है, ये बनाना अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट से जरूरी। जैसा फोर्थ स्टेप जो है सेल्फ रिडेवलपमेंट में या रीडेवलपमेंट में नॉर्मली जो किया जाता है वो है, तो भी बिल्डर को पूछना पड़ेगा आप फंड किधर से लाते हो। यदि सेल्फ में जाते हो तो आपको शुरुआत से लेके एंड ओसी आने तक कितना फंड लगेगा, किस तरह से हम फंड उपलब्ध करके ले सकते हैं, कितना मेंबर से ले सकते हैं, कितना बैंक लोन ले सकते, कितना अलग अलग ऑल्टरनेटिव मेथड, जो मैंने अभी 4 ऑल्टरनेटिव सिस्टम बताया उसमें किस तरह से हम रेस कर पाएंगे, उसमें फंड को लेकर उसका क्या कंस्ट्रेंट वो डिस्कस हो सकता है। नीड टू इवैल्यूएट ईच सोर्स ऑफ मेथड्स ऑफ द फंड रेजिंग, क्योंकि हर सोर्सेस ऑफ फंड जो हम बात करेंगे उसका चैलेंज भी अलग अलग होता है। सोर्सेस ऑन द मेथड्स एंड देयर अप्रोप्रिएट डिसीजन लेना है। परचेजिंग अ पार्ट अवेलेबल सेलेबल एरिया फ्रॉम एग्जिस्टिंग मेंबर, यदि एग्जिस्टिंग मेंबर कुछ प्रोजेक्ट का एरिया लेते हैं दैट विल हेल्प अस टू इनिशिएट द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट शुरुआत करने के लिए अच्छा होगा। बाकी का जो फंड मेंबर से हम लोग किस तरह से ले पाएंगे वो भी अपन देख सकते हैं। तो इस तरह से तो हमें एक अच्छा बांधकाम, एक अच्छा सिस्टम हम कर सकते हैं। परचेज और रिमेनिंग सेलेबल एरिया बाय द सोसाइटी मेंबर रिलेटिव फ्रेंड को दे सकते हैं, और हम कर सकते हैं। वो एडवर्टाइजमेंट करना है तो नेचुरली हम ये रेरा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सोल सेलिंग एजेंट को अपॉइंट कर सकते हैं जो रेरा रजिस्टर्ड है, और बोरोइंग फ्रॉम द रेप्यूटेड फर्म्स वो देख सकते हैं। ये पूरी डिटेल डिस्कशन होने के बाद एक सोसाइटी एक फंडिंग का प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, इस तरह से एक वर्किंग करके जनरल बॉडी में पास कर सकते हैं। कई सोसाइटी थोड़ा फंड अपना मेंबर से भी, मेंबर डिपॉजिट करके ले सकते हैं, तो उनको आप लोन भी दे सकते हो, आप इंटरेस्ट भी ले सकते हो। तो एक वर्किंग अच्छे तरह से हम कर पाएंगे। उसके बाद सवाल आता है स्टेप नंबर 5, बुकिंग ऑफ एडिशनल एरिया जो रिक्वायर्ड, बुकिंग ऑफ एडिशनल एरिया मेकिंग फॉर द रिक्वायर्ड फॉर द मेंबर्स एट द प्राइस फिक्स्ड बाय द सोसाइटी बेस्ड ऑन द फिजिबिलिटी रिपोर्ट। तो क्या एरिया चाहिए, उनसे एडिशनल एरिया किस तरह से ले सकते हैं, तो उनको क्या रेट से हम दे सकते हैं। कॉस्ट प्राइस में जरूर दे सकते हैं, कई बार कॉस्ट प्लस 5% कर सकते हैं, पब्लिक को कॉस्ट प्लस 20-23% में बेच सकते हो, लेकिन सोसाइटी मेंबर को कॉस्ट प्राइस में दे सकते हो, या उससे 10% कम भी करना है तो आप वो 10% कम भी कर सकते हो, लेकिन आपको मिनिमम कॉस्ट प्राइस में करेंगे तो अच्छा है। उससे क्या होगा, आपको सेल्फ डेवलपमेंट में जो फंडिंग चाहिए मेंबर से अच्छा आ सकता है, और अपना मेंबर है तो उनको सोसाइटी के ऊपर भरोसा रहता है, तो ज्यादा कॉस्ट प्राइस इनिशियल एडवांस ले सकते हैं। दिस एक्सरसाइज विल हेल्प द सोसाइटी आल्सो टू डिसाइड बैलेंस एरिया टू बी सोल्ड इन द मार्केट। मार्केट में क्या रेट से बेच सकता है, उसका कितना फंड अवेलेबल हो सकता है, तो ये सब वर्किंग आप मेंबर से लेने के बाद आप कर सकते हैं। एक बार आपने अपना कितना एरिया है, मेंबर को कितना फ्री देना है, एडिशनल एरिया कितना आना है, बैलेंस एरिया जो आउटसाइडर को बेचना है, वो अपने पास डिजाइन हो गया। फिर हमारा जो डिजाइन आर्किटेक्ट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, ये दोनों से मिलके हम एक अच्छा तरह से स्ट्रक्चरल एंड इंजीनियरिंग, जितना जितना मेंबर का, मान लो आपका 1 बेडरूम था, आज आपको 30% एक्स्ट्रा एरिया देने के बाद
लेकिन और 30% आप लेने से आपको 3 बेडरूम हो सकता है। तो इट इज एडवांटेजेस फॉर यू टू बाय अनदर 30% एक्स्ट्रा एरिया एंड गो फॉर 3 बेडरूम। तो इस तरह से आप जो है अपना एक अच्छे तरह से कामकाज आप कर सकते हो। ये आप देने के बाद वो हिसाब से प्लान बनेगा, उसके बाद एक नया फिजिबिलिटी बनेगा, नया प्लान बनेगा, नया फिजिबिलिटी रिपोर्ट। अभी आप बोलेंगे सर पहला ओरिजिनल फिजिबिलिटी था, अभी में क्या फर्क है वो थोड़ा सा ग्रॉस फिजिबिलिटी है, जिसको हम बोलते हैं रफ फिजिबिलिटी है। उधर सिर्फ हम एक प्लॉट साइज के हिसाब से और प्लॉट का पोटेंशियल के हिसाब से हम फिजिबिलिटी बनाते हैं। लेकिन एक बार प्लान हो गया, उसके बाद जो नया फिजिबिलिटी उसमें पार्किंग एरिया है आपका, स्टेयरकेस है, लिफ्ट एरिया है, या आपका एमिनिटी एरिया, ये पूरी फ्रीज हो जाता है। ये फ्रीज होने के बाद कितना वेस्टेज है, कितना आपको यूज हो सकता है आपका, जिसको हम बोलते हैं कि फायर सेफ्टी के लिए जो भी रेफ्यूज एरिया है, ये पूरी जानकारी उसमें आ जाता है। तो फिर आपको एग्जैक्ट बिल्टअप एरिया जो बांधकाम करना है वो भी पता चलता है, उसका वर्किंग भी हो जाएगा। आर्किटेक्ट ऑल्सो विल टेक द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चरल इंजीनियर टू प्रिपेयर द नेसेसरी प्लान। जैसा मैंने बताया, एक बार आपका सेल प्लान हो गया, उसका स्ट्रक्चरल डिजाइन भी हो जाता है। After finalizing the plan and taking the stakeholder response thereon, the team will prepare the final plan, schematic view of the building, 3D का व्यू भी ले सकते हैं। इस तरह से अच्छे तरह से अपन प्लानिंग भी वर्कआउट कर सकते हैं। तो इस तरह से एक अच्छा तरह से हमारा जो वर्किंग है वो हो जाएगा। उसके बाद एक बार आपने ड्राफ्ट किया, स्टेक होल्डर्स का प्लान किया, ये सब डिस्कशन हो गया, तो उसके बाद the team will prepare the final plan, schematic with 3D व्यू आया, प्लान नीड टू बी सर्कुलेटेड टू द मेंबर्स, मेंबर का कंसेंट लिया जाएगा, उनका अप्रूवल लिया जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये बीएमसी में सबमिट करते हैं। पूरी स्ट्रक्चरल इंजीनियर, लाइजनिंग इंजीनियर, आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर, उसके बाद लाइजनिंग टीम, इनका सबको अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं, उनके अप्रूवल देते हैं। वो अप्रूवल के आने के बाद वो बिल्डिंग प्रपोजल में ये पूरी प्लान सबमिट होता है। ये स्टेप 7 है। बीएमसी एंड हिज टीम विल गाइड द सोसाइटी ऑप्टिंग वेरियस एनओसी, सीएफओ एनओसी होता है मेन। उसके बाद अलग अलग एनओसी जो है वो सब लिया जाता है। वो लेके ये हाइट रिस्ट्रिक्शन है, एनवायरमेंट क्लियरेंस है, बुक बहुत सारा एनओसी अप्रूवल होता है। फिर कंसेशन अप्रूव होता है। कंसेशन में ओपन स्पेस डिफिशियंसी हो या प्लान का जो ऑलवेज जिस तरह से होता है वो होगा। लाइजन आर्किटेक्ट विल प्रोसेस द फाइल टू ऑब्टेन concession required by the proposal, honorable municipal commissioner, proposing consumer, FSI, प्रीमियम, ये पूरी तरह से एक पूरा वर्किंग आपको मिल जाएगा। बोलते हैं आईओडी, ये आईओडी आपको मिल जाएगा। वो आईओडी में ये सब पार्ट आएगा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए ये भी पता चलेगा। सोसाइटी को टीडीआर अभी लेना है बाद में लेना है, वो बीएमसी का जो म्यूनसिपैलिटी का जो प्रीमियम एफएसआई वो लेना है। उसके बाद एक 13 सितंबर 2019 को गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला है, उसमें टीडीआर आल्सो कैन बी परचेज फ्रॉम द बीएमसी या प्लानिंग अथॉरिटी। वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं है, यदि वो इम्प्लीमेंट हुआ है तो उसका कॉस्टिंग क्या है, ओपन मार्केट का टीडीआर कौन सा कीमत है, जिसमें से लोवेस्ट है वो आप ले सकते हो। इस तरह से आपको अच्छे तरह से एक रीडेवलपमेंट का प्रपोजल बीएमसी में देके आईओडी लेके आप आगे का काम कर सकते हो। स्ट्रक्चरल डिजाइन, जैसा मैंने एक बार प्लान हो गया, स्ट्रक्चरल डिजाइन पूरी तरह से बना जाता है। और स्ट्रक्चरल डिजाइन भी हम बीएमसी में देते हैं, उसका भी अप्रूवल होता है, क्योंकि हर बार स्ट्रक्चरल इंजीनियर का काम होता है। स्टेप 9 है सिलेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। क्योंकि यदि आपने एक बार डेवलपमेंट के लिए लिया, आर्किटेक्ट अपॉइंट हो गया, प्लान पास हो गया, उसके बाद ही आप एक कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। हालांकि आप कॉन्ट्रैक्टर का जो है साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक टेंटेटिव प्लान बन गया, टेंटेटिव प्लान मेंबर ने पास किया, आप बीएमसी में डाल दिया वो अप्रूवल के लिए, फाइनल अप्रूवल, आप एक आर्किटेक्ट को भी मतलब कॉन्ट्रैक्टर को भी आप बुला सकते हो, उसका एक एस्टिमेट ले सकते हो, स्पेसिफिकेशन दे सकते हो, टेंडर बुला सकते हैं। क्योंकि इधर जो है एक जो है ये जॉब है, this is not a professional work because this is any experienced contractor can do the work better। तो ये सर्विस प्रोवाइडर है, तो इसके लिए आप क्या है, इसको न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आप दे सकते हो। हाँ,
हमारा जो 4 जुलाई 2019 का जो सर्कुलर है, दैट डज नॉट से दैट यू नीड टू गिव इन द न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, बट इट सेज टेंडर शुड बी ऑब्टेन्ड। तो टेंडर लेता है तो नॉर्मली एक प्रोसीजर होता है, आप न्यूज़पेपर में इसको दे सकते हो। इसमें स्पेसिफिकेशन ऑफ द वर्क होता है, क्या क्या मटेरियल होगा, उसका क्वालिटी क्या होगा, इसका रिसोर्सेस क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, उसका वेरीफाइंग द साइट एज पर द लिस्ट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, उसका लीगल पॉइंट, टेंडर डॉक्यूमेंट में पेनल्टी, लैप्सेस, टर्मिनेशन, मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ये पूरी चीज उस प्रोजेक्ट में डाला जाता है। तो जो टेंडर देने वाला है उसका कैपेसिटी क्या होना चाहिए, ये पूरी तरह से एक प्रावधान उसमें किया जाता है। क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसा हमने बताया आपको, तो ये सवाल आता है कि स्टेप्स 10 लीगल वर्क ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट्स विल इंक्लूड। अभी लीगल वर्क चालू होता है, एक बार आपने टेंडर कर दिया, उनको अपॉइंट कर दिया, अपॉइंट करने के बाद नेचुरली आपको कंसल्टेंट को अपॉइंट करना है, कॉन्ट्रैक्ट को अपॉइंट करना है, इनका जो कंप्लीशन पीरियड क्या होगा, पेमेंट रिलीज क्या होगा, डेट ऑफ रिपोर्टिंग क्या होगा, डिसिप्लिन क्या होगा, ये पूरी क्लॉजेस ऑफ द एग्रीमेंट स्टडी किया जाएगा, वो टेंडर डॉक्यूमेंट में भी रहेगा। उस हिसाब से उनका अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, फाइनल डॉक्यूमेंट होगा, जहां डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करना है वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर भी हो जाएगा। उसके बाद जैसा हमने बताया स्टेप 10, तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंट हो गया, ऑफकोर्स उसके पहले भी हम एक जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग बार चार्ट बनाते हैं, जिसको सीपीएम या पर्ट चार्ट बोलते हैं। टाइम शेड्यूल ऑफ प्रोजेक्ट, वो टाइम शेड्यूल ऑफ प्रोजेक्ट में ईच एक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट कैसा होगा, टाइम रिक्वायर्ड ऑफ द ईच एक्टिविटी क्या होगा, कैश फ्लो किस तरह से होगा, पेनल्टी क्लॉज होगा, क्वालिटी चेक कैसा होगा, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कैसा होगा, रिपोर्टिंग कैसा होगा, वीकली रिपोर्ट होगा, मंथली रिपोर्टिंग होगा, उसका शेड्यूल क्या होगा, किधर किस तरह से एक मॉनिटरिंग होगा, सुपरविजन होगा, ये पूरी जानकारी जो है वो आपको इधर दिखाई देगा। किधर दिखाई देगा, आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग में दिखाई देगा। उसके बाद स्टेप नंबर 12 है एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। एक जो प्रोजेक्ट है अच्छी तरह से उसको एग्जीक्यूट करना है। कई जगह में प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, सिविल इंजीनियर होता है और साइट इंजीनियर होता है, उनको अपॉइंट किया जाता है। और कई जगह में जैसा डेवलपमेंट मैनेजर मॉडल में एक आधा डेवलपर को ही दिया जाता है, फिर इसका कॉन्ट्रैक्ट का पूरी तजुर्बा है, वो पूरी एक्टिविटी को मॉनिटर करेगा, सुपरवाइज करेगा, उसको कैरी आउट करेगा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच एक्टिविटी, कैश फ्लो किस तरह से होगा। तो ये पूरी जानकारी ये रख के सोसाइटी को फीडबैक देगा। ही विल बी एक्टिंग लाइक ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ए प्रोजेक्ट। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट करना होगा जो कोऑर्डिनेट करेगा डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में, और उस तरह से आपको काम करना है। जैसा पोस्ट कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन का स्टेज में भी एक रहता है जहां सिविल इंजीनियर मॉनिटर करता है। हर प्रोजेक्ट को अपना अपना लेवल में जो स्लैब डालना है, पिलर डालना है, एक्सकवेशन करना है, तो सुपर स्ट्रक्चर डालना है, टाइलिंग करना है या पेंटिंग करना है, हर एक्टिविटी को ओपनिंग प्रोजेक्ट, क्लोजिंग प्रोजेक्ट, उसका कितना होगा, उसका वेंडर को क्या पेमेंट देना है, उनका देखना, फिर लोन अकाउंट है तो उसका लोन अकाउंट देखना, किसी को कोई डॉक्यूमेंट देना है वो देना, तो क्या ये बिल्ड ड्राइंग्स टू द सोसाइटी, प्रिपेयर सेपरेट फाइल फॉर ऑल द डॉक्यूमेंट्स, गारंटीज, ये पूरी तरह से तो ये जो है किया जाता है। आपको ये भी सवाल आता है to preserve it in a separate file all documents, guarantees, warranties, और hand over the agreement executed and other document carried out। जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो भी आपको सोसाइटी को देना है, हर कॉन्ट्रैक्टर से लेना है, वेरियस एजेंसी से लिया जाता है। प्रोवाइड रेरा कारपेट एरिया सर्टिफिकेट, डेवलपर कारपेट एरिया, ऑल मेंबर सोसाइटी ऑब्टेन वेरियस कंप्लीशन सर्टिफिकेट टू फैसिलिटेट प्रोसेसिंग ऑफ ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, टू एक्वायर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट फॉर प्रोजेक्ट, टू ऑब्टेन द एमसीजीएम बिल्डिंग कंपनी सर्टिफिकेट। ये पूरी तरह से आपको एक गाइडेंस देना पड़ेगा। कंटिन्यूअस एक्टिविटी जैसा हमने बताया, अभी मैं लगभग 1 घंटे कर रहे हैं, जो हमने अभी तक 13 स्टेप्स बताया। अभी 14 में 14th में हम यही बताएंगे कि आपको कंटिन्यूअस क्या करना है। कंटिन्यूअस आपको ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, सेल्स देखना है, पैसा रिकवरी करना है, ऑफिस स्टाफ को मेंटेन करना है, हर एक्टिविटी को मॉनिटर करना है। ये पूरी तरह से जो PMC provides legal, architecture, engineering, work coordination service under one roof. PMC will keep one administrative person stationed at the society office, society building as one point contact for all the above work.
ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर पेइंग अप द रेंट, टेनेंट्स, ऑक्यूपेंट, डेमोलिशन, ये पूरी तरह का एक कंटिन्यूस एक्टिविटी करते रहेंगे, जिसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी हो जाता है। ऑल द एक्टिविटीज सेल्फ डेवलपमेंट विल बी इन्फॉर्म टू द सोसाइटी वेल इन एडवांस, रेरा रजिस्ट्रेशन करेंगे, रेरा कंप्लायंस करेंगे, क्योंकि ये सब ऑनगोइंग होता है, क्वार्टरली अपडेट रिटर्न होता है, इनकम टैक्स रिटर्न होता है, तो अकाउंट स्टेटमेंट होता है, तो हर वोचर पेमेंट, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, आर्किटेक्चर, इंजीनियर वर्क, उसका मॉनिटर करना, उसका रिपोर्टिंग करना। पीएमसी हैव ए पीरियोडिक रिपोर्टिंग सिस्टम इन प्लेस टू द सोसाइटी, और इस तरह से ऑल द रिकॉर्ड्स विल बी रिटेन एंड हैंड ओवर टू द सोसाइटी एट द एंड ऑफ द ईच एक्टिविटी। महत्वपूर्ण मार्केटिंग ऑफ सेलेबल फ्लैट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यदि जो फ्लैट बनता है वो बिकता नहीं है तो वो भी एक तकलीफ है। जैसे प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड होता है, उसका मार्केटिंग होता है, लोग उधर आते हैं, लोग इंक्वायरी करते हैं, तो हमें एक आदमी जो सेल्स एंड मार्केटिंग वाला उधर अपॉइंट करना पड़ेगा, जो पूरी इंफॉर्मेशन यदि सेलेबल एरिया है वो पूरी इंफॉर्मेशन देके उसको सेल किया जाएगा। हर सोसाइटी का जो मेंबर है उनको बोल सकते हैं ओरिजिनल मेंबर, आप एक फ्लैट कम से कम बेचने का कोशिश करिए, वो अपना सर्कल में उसको सर्कुलेट किया जाए, और व्हाट्सएप में, वेरियस सोशल मीडिया में उसको शेयर किया जाए, फेसबुक में वगैरह, जिस तरह से एक माहौल बने जिससे कि एक मार्केटिंग हो सकता है। एडवर्टाइजमेंट भी दे सकते हैं, होर्डिंग कर सकते हैं, न्यूज़पेपर, अपॉइंटमेंट, प्रोफेशनल एजेंसी भी आप कर सकते हो। तो ये सब काम जो है पीएमसी मॉनिटर करेगा। अटेंडिंग ऑन साइट इंक्वायरी, फैसिलिटी क्लोजिंग ऑफ द सेल, मेंटेनिंग पेमेंट शेड्यूल, इस तरह से जो बहुत सारा एक्टिविटीज जो है अच्छे तरह से हो सकता है। तो मेरा कहने का यही है। उसके बाद ऑफ कोर्स ओसी आएगा, आपको पोजीशन दिया जाएगा, पोजीशन लेटर होगा, उसका सोसाइटी का जो भी मेंटेनेंस वगैरह लेना है वो लिया जाएगा, जो नया मेंबर है उनको ओसी आने के बाद पोजीशन दिया जाएगा, उनको पोजीशन लेटर दिया जाएगा। ये बहुत सारा एक्टिविटीज है। मैं इधर इतना ही बताना चाहता हूँ कि जो मिनिमम जो स्टेप्स एक सेल्फ डेवलपमेंट या रीडेवलपमेंट में करना है, जहां तक ओसी आने तक का एक जो स्टेप्स अच्छे तरह से समझाने का हमने कोशिश किया।